नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में जवानों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में मदेड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज बच्चना और मोस्ट वांटेड कमांडर पापा राव की पत्नी के मारे जाने की भी खबर है। इसके अलावा एक घायल नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई है। मौके से इंसास, राइफल, स्टैंड गन, विस्फोटक और अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। बीजापुर और दंतेवाड़ा डीआरजी के साथ एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को सलाम करते हुए कहा है कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो देखिए, लाल पर लगातार प्रहार हो रहा है और यही कारण है कि अब केवल गिनती के ही नक्सली बच गए हैं। कुछ मुख्य धारा में लौट रहे हैं या फिर जिस तरह से जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो किसी को अपनी जान भी इस मुठभेड़ में गंवानी पड़ रही है। लेकिन इस बार पूरी तरह से हमारे जवानों ने ठान लिया है और साफ तौर पर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के पास 2 ऑप्शन रखे, या तो आप हथियार छोड़िए या तो फिर गोली खाने के लिए तैयार रहिए। और उनके इसी बयान को लेकर लगातार जो जवान है वो डटे हुए हैं मैदान पर और कड़ा प्रहार नक्सलियों पर किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार हमारे जवानों को भी बड़ी सफलता मिल रही है। नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है बड़ी संख्या में और इसी कड़ी में एक बार फिर से बड़ी सफलता यहां पर हमारे जवानों को मिली है। मदेड़ एरिया कमेटी इंचार्ज बच्चना मारा गया है। मोस्ट वांटेड कमांडर पापा राव की पत्नी भी ढेर हुई है। नेशनल पार्क क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली है। तो अंतिम सांसें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद गिन रहा है, ये कहना सीएम विष्णुदेव साय का है। और कहीं ना कहीं उनके इस बयान में थोड़ी वास्तविकता तो जरूर नजर आती है। जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर हम कहें कि 20 महीनों की अगर हम बात करें तो लगभग 2000 नक्सलियों ने अभी तक आत्मसमर्पण कर लिया है और लगातार नक्सली सरकार की पुनर्वास नीति से जुड़ते हुए वापस मुख्यधारा में लौटने का भी फैसला बना रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर उन्हें भी ये समझ आ गया है कि इस बार जो सरकार है वो उन्हें छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है और बख्शने के मूड में सरकार नहीं है। क्योंकि पहले गोलियों का जवाब गोलियों से नहीं दिया जाता था, कहीं ना कहीं मौका दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर कह दिया। और केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह से बस्तर आए और उन्होंने गरज के कहा है कि अब नक्सलियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो वो हथियार छोड़े या फिर वो गोली खाएं। और इन्हीं बातों को आत्मसात यहाँ पर जमीन पर करते हमारे जवान जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इसी का ये बड़ा प्रतिफल है कि लगातार नक्सली जो हैं वो ढेर हो रहे हैं और वापस मुख्यधारा में लौट रहे हैं। भोपाल की मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत के मामले में अब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। क्या कहता है पोस्टमार्टम, बता दें। रिपोर्ट में यह तथ्य साफ हो गया है कि खुशबू गर्भवती थी और गर्भ संबंधी कॉम्प्लिकेशन के चलते ही उसकी मौत हुई। हालांकि कॉम्प्लिकेशन कैसे और क्यों हुआ, इसके लिए बिसरा जांच कराई जाएगी। क्यों करवाई जाएगी और बिसरा जांच क्या होता है, बिसरा जांच कराने के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आएगा, ये सवाल भी मन में उठ रहे होंगे। देखिए उस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मॉडल खुशबू अहिरवार के संदिग्ध मौत के मामले में फाइनल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि उसकी हत्या नहीं की गई थी। इसमें भी साफ हुआ है कि खुशबू गर्भवती थी और गर्भ संबंधी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी मौत हुई है। वही रिपोर्ट में ये साफ सामने आया है कि उसके साथ मारपीट नहीं हुई थी। अब मेडिकल टीम कॉम्प्लिकेशन के कारणों को समझने के लिए विसरा जांच करवाएगी। अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और फाइनल पीएम रिपोर्ट सेम ही आई है कि उसमें जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसकी मृतिका की डेथ हुई है और कोई इंजरीज एक्सटर्नल कोई भी नहीं आई इस तरह की पीएम रिपोर्ट। इस मामले में मॉडल खुशबू अहिरवार के परिवार ने आरोप लगाया था कासिम ने अपना नाम राहुल बताकर खुशबू से दोस्ती की और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। वो उज्जैन ले गया और फिर उसे मारकर अस्पताल में छोड़कर भाग गया। हाँ, कासिम अहमद क्या लगा उज्जैन लुआ जा रहा हूँ मम्मी मैं घूमने के लिए, मम्मी पापा से मिलवाने या जो भी हो, तो क्या लगा मैं खुशी चिंता नहीं करो, खुशी आपकी बढ़िया है मेरे साथ है। तो मैंने कही ठीक है, तो साथ है तो उसको भोपाल छोड़ जाना, नहीं घर भेजा देना। क्या लगा हाँ मैं घर भेजा दूंगा,
उसके बाद आया तो इसने मृत घोषित कर दिया कि आए इधर अस्पताल में मार के और अस्पताल में भर्ती कर गया। का कलर हमसे थोड़ा साफ था तो दिख जाता था। इसके इधर गले पर, इधर पीछे कमर में, इधर पीछे, इधर क्या पता क्या निशान है, हरे लीले, और पीछे सिर पे ऐसे घूम पड़ रहा है उसके बड़े बड़े जी पूरे सूजे हुए हैं। ये हरे लीले हैं जी, गाल जी, कान वगैरह जी, और इधर उसके ज्यादा सूजन है। इधर उसे किसी ने मारा, क्या करा, कुछ भी करा, पर कुछ तो गलत किया उससे साथ। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने कासिम को उस वक्त हिरासत में ले लिया था। वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस परिवार के बयान ले रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। ये परिजनों के बयान ले रहे हैं और कासिम से भी पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा मामला पूरी तरह से पता लगे, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका कारण नेचुरल है या कोई एक्सटर्नल चीज़ की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसके लिए भी हम विसरा की रिपोर्ट हम लोगों ने आगे प्रेषित की है और उसके रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मॉडल के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। मामले में लव जिहाद जैसे आरोप लगे। हालांकि जांच अभी भी जारी है। पुलिस बिसरा जांच करवा रही है। अगर खुशबू की किसी तरह की दवा लेने की वजह से मौत हुई तो पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन विपिन के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। रायपुर में संभागायुक्त का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। 2 मंजिला इस आधुनिक भवन में कुल 22 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें संभाग आयुक्त का न्यायालय, 2 अपर आयुक्तों के न्यायालय और अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुराने कार्यालय को छोड़कर अब नए भवन में कामकाज शुरू हो चुका है। हालांकि इसका औपचारिक उद्घाटन अभी भी बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नए संभागायुक्त भवन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। तो संभागायुक्त का नया संभागायुक्त कार्यालय भवन बनकर तैयार हो चुका है और कमिश्नर सहित सभी स्टाफ जो है नए भवन में काम करना भी शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 2 मंजिला यह भवन है, जिसमें 22 कमरे, साथ ही साथ जो है कमिश्नर के कोर्ट के अलावा अपर आयुक्त के भी 2 अलग अलग कोर्ट हैं। इसके अलावा जो है कर्मचारी अधिकारियों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सर्व सुविधा युक्त भवन है। काफी वर्षों के बाद जो है पुराने संभागायुक्त कार्यालय में बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल पुराने संभागायुक्त कार्यालय को छोड़कर जो है संभागायुक्त से सभी अधिकारी कर्मचारी इस भवन में आ चुके हैं और जल्द ही इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया जाएगा। फिलहाल लोकार्पण का इंतजार किया जा रहा है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। रुक लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। सिवनी और कटनी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की कार्यशाला में भी सीएम शामिल होंगे और इसके अलावा सिवनी से लाडली बहनों को सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री। लाडली बहनों के खातों में इस बार 1250 रुपए नहीं बल्कि 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 250 रुपए बढ़ी है लाडली बहना योजना की राशि। आज सिवनी में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। तो आज बेहद व्यस्ततम दिन रहने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज सिवनी दौरे पर रहने वाले हैं सीएम यादव। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, आज का दिन बेहद खास होने वाला है लाडली बहनों के लिए भी, क्योंकि 250 रुपए बढ़कर अब लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। तो दौरे पर रहने वाले हैं सीएम मोहन यादव, क्या कुछ उनके और कार्यक्रम हैं? निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाडली बहना योजना का ही है, जो सिवनी में होगा। और आज से जो है लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए आने लगेंगे। 250 रुपए परमानेंटली आज से बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 2 दिन पहले ही। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है सिवनी के अलावा कटनी के दौरे पे रहेंगे, कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में वहाँ भाग लेने वाले हैं। साथ में राजधानी भोपाल में सबसे पहला कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का। तो जनजाति गौरव दिवस को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में। मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। तो पूरे दिन की व्यवस्थाएं हैं मुख्यमंत्री की। भोपाल से शुरू होके सिवनी और सिवनी से कटनी और कटनी से फिर वापसी भोपाल होगी। जी चलिए, तो आज बेहद व्यस्त दिन रहने वाला है अनुराग जी सीएम का। चलिए बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही है, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस को 2 नए सह प्रभारी मिल गए हैं। संजना जाटव और उषा नायडू को एमपी की जिम्मेदारी मिली है। एमपी से हिना कांवरे बनी एआईसीसी की सचिव। तो एमपी कांग्रेस को 2 नए प्रभारी मिले हैं। संजना और उषा नायडू को एमपी की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं एमपी से हिना कांवरे बनी एआईसीसी सचिव। और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय। अनुराग जी, देखिए नई जिम्मेदारी दी गई है, 2 नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, संजना जाटव और उषा नायडू का, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। नए सह प्रभारी मिले हुए हैं कांग्रेस को। आखिर इन्हीं नामों पर भरोसा क्यों किया गया? और इसके अलावा कांवरे जो है, हिना कांवरे, उन्हें एआईसीसी का सचिव बनाया गया है। इन पर ही क्यों मुहर लगाया गया है? इन नामों पर ही भरोसा क्यों? देखिए, अगर आप ये पूरी सूची देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर है तो मध्य प्रदेश से हिना कांवरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हिना कांवरे के संदर्भ में हम आपको बता दें, आदिवासी चेहरा है, महिला चेहरा है। कांग्रेस ने एकदम से अपनी पूरी पॉलिसी को बदला है। जिस तरह से बीजेपी जनजातीय सीटों पर सक्रिय हुई है और महिला वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रहा है लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण, और बिहार के जो चुनाव परिणाम नजर आ रहे हैं उसके बाद की ये नियुक्तियां बता रही है कि कांग्रेस का फोकस अब महिलाओं पे बढ़ रहा है। चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो नियुक्तियां हैं, हम दोनों नियुक्तियों की बात करें, चाहे संजना जाटव ये भी महिला हैं और उषा नायडू भी महिला हैं, दोनों को जो है सह प्रभारी मध्य प्रदेश का बनाया गया है। तो उसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें, हिना कांवरे को लेके महिला चेहरा है और महिला चेहरा होने के साथ साथ आदिवासी चेहरा है, तो ये बता रहा है साफ तौर पे कि कांग्रेस ने अब अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश है, जो लगातार भाजपा खींचती जा रही है। और बिहार के जो एग्जिट पोल आए हैं उसने कहीं ना कहीं इन नियुक्तियों को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये नियुक्तियां की गई है इन एग्जिट पोल्स के बाद। जी बिल्कुल, और यहाँ पर साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि महिला शक्ति पर भरोसा यहाँ पर कांग्रेस जताती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को साधने की भी कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करती नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अनुराग जी। तो चलिए अब रायपुर की बात कर लेते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज जशपुर दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सुबह 11:30 बजे गृहग्राम बगिया के लिए वे रवाना हो जाएंगे। कुनकुरी के कंडोरा जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। गोकुल अष्टमी पूजा महोत्सव में शामिल होंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुखिया का भी बेहद व्यस्ततम दिन रहने वाला है। गृहग्राम के लिए रवाना होने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। लगभग 11:30 बजे वो अपने गृहग्राम के लिए रवाना होंगे। कुनकुरी के कंडोरा जाएंगे और वहां जाकर गोकुल अष्टमी पूजा महोत्सव में सीएम शामिल होने वाले हैं। जशपुर दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय सुबह 11:30 बजे गृहग्राम बगिया के लिए रवाना हो जाएंगे। कुनकुरी के कंडोरा जाने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां गोकुल अष्टमी पूजा महोत्सव में शामिल होंगे। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करते नजर आएंगे। तो जशपुर दौरे पर आज रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। अभी तक बाइकर्स सड़कों पर स्टंट करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब बाइकर्स ने सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने जागरूकता अभियान में अपने मिशन को शामिल कर लिया है। इस अभियान को लेकर द बाइकर्स क्रू ग्वालियर ने देश भर के 100 से ज्यादा बाइकर्स को इकट्ठा करके इवेंट और गेमिंग का आयोजन किया गया। देखिए, ग्वालियर की पुरानी छावनी स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र में बाइकर्स के ये स्टंट और गेम हर किसी के लिए रोमांच पैदा कर रहे हैं और उसी तरह का ट्रैक बनाया गया है जैसा अक्सर टीवी और फिल्मों में देखने को मिलता है। इन बाइकर्स ने चुनौतीपूर्ण गेम और इवेंट के माध्यम से अपने साहस का परिचय दिया, साथ ही इस बात की गवाही दी कि सड़क पर निकलते समय बाइकर्स का हेलमेट और पूरी किट के साथ तैयार होकर निकलना जरूरी है। इस अभियान में पुरुष बाइकर्स के साथ साथ करीब 1 दर्जन महिला बाइकर्स भी शामिल हुई। उन्होंने इस रोमांचक खेल और चुनौती को अपने जीवन और स्पोर्ट्स का हिस्सा मान लिया है। कि आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। हेलमेट आपको राइडर को भी पहनना है और उसके साथ पीछे बैठा है उसको भी पहनना है। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो आपको पूरे राइडिंग गियर्स पहनने जरूरी है। बहुत लोग राइडिंग गियर्स देख के ऐसा सोचते हैं कि यार ये इतने हैवी कपड़े और ऐसा क्यों पहने, बट ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए होता है जिसको हम प्रमोट करते हैं।
आज मैंने ग्वालियर में राइडिंग इवेंट कराया जिसमें 150 राइडर करीबन ग्वालियर के हैं एंड 70 से 80 राइडर ग्वालियर के बाहर से आए हुए हैं और वो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, जिसमें से एमपी के राइडर बोलूँ तो मैं 20-25 तो एमपी के ही राइडर आए हैं। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी हम तो एज अ राइडर बोल रहे हैं कि जो भी आप लोकल लोगों को बोल रहे हैं जो रोड पे बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के चलाते हैं, और मतलब एक्चुअली हेलमेट तो पहनना ही चाहिए, सबको जरूरी है, कंपलसरी है। तो मेरा मैसेज तो यही है कि आप खुद को भी सेफ रखो और दूसरों को भी सेफ रखो। ग्वालियर में करीब 100 से अधिक अलग अलग राज्यों के बाइकर्स को इकट्ठा करने में बाइकर्स क्लब ऑफ इंडिया और द राइडर क्रू ग्वालियर ने अपनी खास भूमिका निभाई। साथ ही इस बात का संदेश भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने के अभियान में तेजी लाई गई। उस अभियान में सभी 2 व्हीलर चालक सहभागी बने और यातायात नियम का पालन करें। INH 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब हर तरह की दुकान, चाहे वह गुमटी हो, ठेला हो या फिर किसी मॉल का शोरूम, सभी को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी जारी कर दी है। नए नियम के तहत राज्य के सभी नगरीय निकायों में ट्रेड लाइसेंस लागू होगा। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए दुकानों को सड़क और बाजार की श्रेणी के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठेला गुमटी को भी लगेगा लाइसेंस। नगर निगम क्षेत्र में 30,000, नगर पालिका क्षेत्र में 20,000 रुपए, नगर पंचायत क्षेत्र में 10,000 रुपए। हर साल शुल्क में 5% की वृद्धि होगी। 10 साल तक का शुल्क एक साथ जमा कर सकेंगे। छोटे दुकानदारों और गुमटी संचालकों में इस नियम को लेकर भारी विरोध है। उनका कहना है कि हमारी सालाना आमदनी इतनी नहीं होती जितनी रकम सरकार लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूल रही है। और वो करेंगे भी तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, हमें देना तो पड़ेगा लेकिन हम नहीं दे पाएंगे उसको, और हमारा उतना अर्निंग भी नहीं है कि हम कर सके, और सरकार ये करेगी तो हमारे ऊपर बहुत नाइंसाफी है। इसमें ये है मैम, जो कमा लेता है वो तो दे देंगे बड़े दुकान वाले, लेकिन ठेले गुमटी वालों की उतनी आमदनी नहीं रहती। किसी दिन 500 आया, किसी दिन 200 आया, किसी दिन 300 आया। ठेले वाले हैं, रोड वाले, धंधे वाले आदमी, मतलब 2-4-5 हजार समझ में आता। अब 20-20, 30-40 हजार देंगे तो मैं कैसे घर चलेगा? किराए से घर का वो भी पटाना है, बिजली बिल पटाना है, ये सब चीज पटाना मैं कहाँ से भरूंगा? अब तक राज्य के 45 निकायों में व्यापारी श्रम विभाग से गुमास्ता लाइसेंस लेकर दुकानें संचालित करते थे। पहले यह लाइसेंस मुख्यतः उन व्यापारियों को आवश्यक था जो बैंक से लोन लेते थे, लेकिन अब हर छोटे बड़े व्यापारी को यह लाइसेंस लेना होगा, अन्यथा दुकान संचालित नहीं की जा सकेगी। हालांकि इससे शासन को राजस्व तो मिलेगा, लेकिन क्या सभी के लिए यह आसान होगा? यह जरूर विचारणीय है। रायपुर, INH 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीब 4 महीने पहले मुरैना लिंक रोड पर करोड़ों की लागत से बने ISBT का उद्घाटन किया था। शहर का दबाव कम करने के उद्देश्य से ये सुविधा शुरू की गई थी। सुविधा का संचालन अब तक पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है। प्रशासन की सख्ती के बाद 10 नवंबर से बसें चलनी शुरू हुई हैं, लेकिन पहले दिन सिर्फ 175 में से सिर्फ 52 बसें ही ISBT पहुंची। ग्वालियर में ISBT की 10 नवंबर से शुरुआत हो चुकी है और इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो शुरू किया गया था उसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने एक व्यवस्था की थी कि सभी बसें वहां से चलेंगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ग्वालियर बस स्टैंड का ये नज़ारा है और यहाँ पर बसें यहाँ से भिंड से और अन्य स्थानों के लिए जा रही हैं, जबकि प्रशासन की एडवाइजरी थी कि जो बसें हैं वो लगातार यहाँ पर जाएंगी। और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसों के जाने का सिलसिला जारी है। सबसे बड़ी बात है कि 175 बसें यहाँ पर चलती हैं, यहाँ से संचालन होता है ये पुराना बस स्टैंड से, लेकिन केवल 52 बसों का संचालन ही कल RTO और पुलिस विभाग की एडवाइजरी के बाद भी हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका अमल कितना हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा शुरू हुआ वहाँ से बसें जा रही हैं या यहीं से जा रही हैं? अभी तो यहीं से जा रही हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? माँ सवारी कैसे पहुँचेगी? सवारी नहीं पहुँचेगी। हाँ, क्या 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 स्थिति है? अभी बसें वहाँ से जा रही हैं या यहीं से जाएंगी? बसें यहीं से चल रही हैं, अभी संचालन यहीं से हो रहा है।
क्या समस्या है ISBT में? ISBT में समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सवारी नहीं होंगी तो आदमी बसें ले काय पे जाएंगे। भाई वहाँ तक सवारी पहुँचेंगे कैसे? बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की दूरी 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ तक जाने की कोई सुविधा नहीं है। भाई वहाँ तक जब तक सवारी जाने की कोई सुविधा, आवागमन नहीं होगा तब तक वहाँ सवारी पहुँचेगी कैसे? और खाली बसें तो हम चलाएंगे नहीं। ग्वालियर बस स्टैंड का हाल है और जो बस ऑपरेटर हैं, वो यात्री हैं, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं बसों का संचालन यहीं से हो। 175 बसों में से 52 बसों का संचालन ISBT हुआ है। यानी पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4 महीने पहले जो ISBT का उद्घाटन किया था, वो अभी भी पूरी तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह है कि यात्री सुविधाओं को देखते हुए और जो दूरी को देखते हुए यहीं से बसें संचालित हो रही हैं और यात्रियों को भी यहीं से सुविधा दिखाई दे रही है और बस ऑपरेटर भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। RTO सहित अन्य एजेंसियां लगी हुई हैं कि इस बसों का संचालन ISBT से हो, लेकिन ISBT की जगह पुराने बस स्टैंड से हो रही हैं और स्थिति अभी वैसी की वैसी है। ग्वालियर में कोई नई सौगात मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी उस चीज़ की सुविधा का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।